the topic projectile motion. अब चलिए सर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं। ये अब जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन प्लेन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन इन प्लेन. पहली बात तो मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है, और इससे पहले जो हमने मोशन पढ़ा था उसमें व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. तो जो इससे पहले मोशन हमने पढ़ा था दैट वाज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज मोशन इन प्लेन. तो सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि अगर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी if it is only along one axis, I mean particle is continues to move only along one axis, या particle की velocity is only along one axis, there is no other axis involved in the velocity of the particle. For example, अगर मान लो कोई particle ऐसे जा रहा है, तो ये particle continuously ऐसे जा रहा है, इसकी velocity सिर्फ एक axis के along है, इसकी velocity change नहीं हो रही है. तो इस केस में जो ये motion है, this motion is called as motion in a straight line. इस केस में हम इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना. ये या वन डायमेंशनल मोशन, जो भी आप कह लो, आइदर यू कॉल इट एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, एक ही बात है. बट सर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ऐसा केस हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो अलोंग द टू डिफरेंट एक्सिस, मतलब दो एक्सिस के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल is moving along x axis as well as along y axis, मतलब motion of the particle is along x axis as well as motion of the particle is along y axis, तो उस केस में हम मोशन को मोशन प्लेन कहेंगे. in that case motion is called as motion in plane. तो अब हम इसी मोशन इन प्लेन पे बात करेंगे. इसका मतलब है कि हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी विल नॉट बी ओनली अलोंग वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, रादर इट विल बी अलोंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द सेम टाइम. और जिसका सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल है सर प्रोजेक्टाइल मोशन. जिसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना. प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले तो इससे पहले कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल. तो देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऐसी कोई भी बॉडी, इफ यू हैव एनी बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, अगर कोई भी बॉडी है आपके पास और उसको आपने सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में फेंक दिया, मतलब उस बॉडी पे सिर्फ एक ही इफेक्ट एक्ट कर रहा है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, तो इन दैट केस इट विल बी सिंपली कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जिसपे सिर्फ एक ही इफेक्ट एक्ट कर रहा हो एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहेंगे कौन सा इफेक्ट, कौन सा बॉडी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. क्लियर. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दीजिए, तब भी इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट लगता है एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ जी. ठीक है. अगर आप बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दीजिए देन आल्सो इट विल ओनली हैव द इफेक्ट ऑफ जी. अब इसी तरह से जैसे आप क्रिकेट में शॉट्स लगाते हो, है ना, क्रिकेट में अगर शॉट्स लगाओ, सिक्स मारो, सिक्स हिट करो, तो उस केस में भी जब बॉल मूव करता है तो बॉल मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट. बॉल का जो मोशन होता है, दैट इज ओनली इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट. तो उस केस में वो भी क्या कहलाएगा, तो वो उस केस में उस बॉडी को भी हम क्या मानेंगे, तो दैट बॉडी विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल. उसको भी हम क्या कहेंगे, इट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल का मतलब ही यही है कि सर ऐसी कोई भी बॉडी व्हिच हैज बीन थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. क्लियर. अब ये भी बॉडी प्रोजेक्टाइल है, और अगर आप किसी बॉडी को ऐसे फेंक दो सच दैट वो ऐसे जा रही हो, जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था. भाला समझते हो, अरे जो गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया के लिए, ठीक है. हाँ, तो उस केस में उस भाले का भी जो मोशन है, उस भाले को जब उसने फेंक दिया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट एक्ट करता है. जब उसने फेंक दिया तो कौन सा इफेक्ट एक्ट कर रहा था, ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. भाई कोई वो अब कंटिन्यूअसली पकड़ के तो आगे नहीं जा रहा था ना, उसने फेंक दिया, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंक दिया, और उस केस में वो भाला जो है वो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आगे मूव करने लगा. तो दैट वाज आल्सो द प्रोजेक्टाइल. वो भाला भी क्या कहलाएगा, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल. बट याद रखो बेटा कि प्रोजेक्टाइल का मतलब है सिंपली अ बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. बट हर बॉडी जिसको आपने ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फेंका है, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाता. फिर से सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल का बेसिक मतलब है द बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन.
but every body which is thrown under the effect of gravity will not be considered as itself a projectile. ठीक है, उन सारी बॉडी को हम उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। सर प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए आपका जो पार्टिकल है या जो बॉडी है जिसको आपने फेंका अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसका मोशन 2 डायमेंशनल होना जरूरी है। उसका मोशन कैसा होना चाहिए? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब इट शुड मूव अलोंग 2 डिफरेंट एक्सिस एट द सेम टाइम, मतलब उसका मोशन शुड बी मोशन इन प्लेन, नॉट इन द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक देंगे तो ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसी लाइन पे नीचे आएगा। तो इट दिस बॉडी इज अनडाउटेडली अ प्रोजेक्टाइल, बट इस बॉडी का जो मोशन है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बॉडी अपने आप में प्रोजेक्टाइल जरूर है, बट इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। सर क्यों नहीं है इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन? क्योंकि इस केस में ये बॉडी इज ओनली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक ही पाथ पे चल रही है, एक ही डायमेंशन में चल रही है, तो इसलिए ये प्रोजेक्टाइल तो है बट इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। तो क्या मतलब हुआ सर? प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए 2 डायमेंशन में पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। तो एवरी प्रोजेक्टाइल डजंट हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब होगा? तो प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब होगा कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट, प्रोजेक्टाइल हैज 2 डायमेंशनल मोशन, तो उस केस में उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से सुनिए, प्रोजेक्टाइल का बेसिक मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ प्रोजेक्टाइल का? प्रोजेक्टाइल का बेसिक मतलब हुआ बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। बट प्रोजेक्टाइल का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होगा कि इफ अ प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अ प्लेन, तो उस केस में उसका जो मोशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उस केस में जो उसका, हम उसको भी बोलेंगे अगर हम सीधा डायरेक्टली ऊपर फेंकेंगे। बिल्कुल, वो बॉडी भी प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्टाइल के बारे में क्या बोला मेरे बच्चे? प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने बोला कि एनी बॉडी विच इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विल बी कंसीडर्ड टू बी एज अ प्रोजेक्टाइल। बट अभी जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 1 डायमेंशनल मोशन था, इसीलिए हमने इससे पहले वाले चैप्टर में उसको पढ़ा था, है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम दिया था हमने इसको, अगर आपको याद हो तो। याद आया? यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी आपने सर क्यों बोला था? इसलिए बोला था कि ऑल्दो इट इज अ प्रोजेक्टाइल बट इट इज ओनली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन का ही नाम देंगे, ठीक है? तो ये मतलब था उसका। बट अब जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं, अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ। बट ये जो प्रोजेक्टाइल हम बात कर रहे हैं, अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा जिसका मोशन विल बी अलोंग 2 डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग नहीं होगी, रादर उसकी वेलोसिटी विल बी मोर देन 1 एक्सिस, अलोंग मोर देन 1 एक्सिस। तो उस केस में हम इसके मोशन को नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। क्लियर? अब देखो, इस प्रोजेक्टाइल के सर बहुत सारे टाइप्स हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हमने बोला है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है? क्या क्या वैरायटी है सर? प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट वैरायटीज, और 1 बाय 1 हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एक प्रोजेक्टाइल ये होता है सर जो बेसिक है, जिस पर हम बात करेंगे ज्यादा, जिसके डेरिवेशन वेरिएशन पे बात करेंगे ज्यादा। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा है जैसे वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, वो ये वाला है, ऐसे फेंक दिया, तो इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। कैसा कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़े होकर आपने कुछ एंगल पे फेंक दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर? ये पहली वैरायटी है। ये क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। इज इट क्लियर? इसी तरह से और क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन? आप हाइट पे खड़े हो जाइए, और हाइट पे खड़े होके क्या करिए आप हाइट पे खड़े होके किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली फेंक दीजिए। अगर आप हाइट पे खड़े होके किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे, तब भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बॉडी होगी ऐसे जाएगी पैराबोलिक पाथ, है ना? ये भी अपना, अगर हम कुछ ड्रॉप करें, यस, एक मूविंग प्लेन से इफ यू विल ड्रॉप एनीथिंग, तो दैट विल आल्सो मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट दैट प्रोजेक्टाइल विल बी थ्रोन फ्रॉम द हाइट। वो केस होगा प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट का। इसी तरह से सर आप किसी ऊपर खड़े, और ऊपर खड़े होके आपने किसी बॉडी को कुछ एंगल पे, ऊपर ही से कुछ एंगल पे फेंक दिया। आप छत पे खड़े और पत्थर को आपने कुछ एंगल पे फेंक दिया, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है? नॉट ओनली दिस, आप छत पे खड़े हैं और आपने किसी बॉडी को ऐसे फेंक दिया, ऐसे,
तो ये भी आप देखेंगे पैराबोलिक पाथ पे जाता है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है। इसीलिए आप जिस डायरेक्शन में उसको एम करोगे, जहां पर नो आशीष, प्रोजेक्टाइल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्पेस बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस। ठीक है आशीष? खैर, तो इसको भी आपने ऐसे फेंक दिया, यहां पर भी कुछ एंगल पे फेंका नीचे की तरफ, तो ये भी ऐसे जाएगा। तो ये सब वैरायटी है किसके? ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारे के सारे अपने आप में प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर ठीक है, अर्थ तो पे भी रियल लाइफ में प्रोजेक्टाइल पूरा प्रॉपर पैराबोलिक नहीं बनता, वो एयर रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से वो नहीं भी बनता पैराबोलिक ही है, बट यस जो फॉर्मूला हम इन केसेस में भी ड्राइव करने जा रहे हैं, या जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें हमारा ये अजम्पशन होगा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। यस मतलब उसका वो बनता, पाथ अलग हो हाँ, जाता है, मतलब पैराबोलिक ही होता है बट अलग डिफरेंट हो जाता है। नहीं पैराबोलिक ही बनता है, बट उसमें अगर आप एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो अभी जो हमारे लेवल पे जो चीजें हैं उसमें है कि एयर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट करते हैं। बट अगर एयर फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो जो भी हम फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं या जो भी हम ड्राइव करने वाले हैं, वो एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। ओके ठीक है ऋषिक? लेकिन पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, पाथ विल नॉट। ओके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। तो टॉपिक डाल दीजिए, सब टॉपिक प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल को कहां से फेंक रहे हो सर? ग्राउंड से फेंक रहे हो सर आप। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। अब देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें समझेंगे हम। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड से, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल यहां से हमने थ्रो कर दिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी u के साथ हमने थ्रो कर दिया, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। ये जो थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। थीटा हियर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आप जब यहां से इसको फेंकोगे, तो आप लोगों को याद होगा रिजोल्यूशन, क्योंकि ज्यादा दिन हुआ नहीं है तो शायद आपको याद हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब भी वेक्टर मेक सम एंगल, तो उस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? सर Yes. यहाँ पर जो Yes, वेलोसिटी sir. है, दिस वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बिकॉज दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इसको अगर रिजॉल्व कर दें, इसका कंपोनेंट ले लें, तो द कंपोनेंट दैट आई विल गेट अलोंग द ग्राउंड, बिकॉज आई हैव टेकन द थीटा विद द ग्राउंड, तो जो कंपोनेंट अलोंग द ग्राउंड आएगा वो cos थीटा आएगा, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड आएगा दैट विल बी u sin थीटा। दो कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक u cos थीटा और दूसरा मिलेगा u sin थीटा। क्लियर? अब सर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो u sin थीटा को हम uy भी कह सकते हैं, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और u cos थीटा को हम ux भी कह सकते हैं, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखें सर, तो u cos थीटा वाला इस प्रोजेक्टाइल को आगे मूव कराएगा, और u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इस प्रोजेक्टाइल को किधर मूव कराएगा? तो u sin थीटा वाला कंपोनेंट विल प्रोवाइड इट अ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब ये इट विल प्रोवाइड अ मोशन टू दिस प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस। सही? u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो पार्टिकल को किधर मूव कराएगा? तो u sin थीटा वाला कंपोनेंट पार्टिकल को मूव कराएगा y एक्सिस के अलोंग, और u cos थीटा वाला कंपोनेंट मूव कराएगा पार्टिकल को अलोंग x एक्सिस। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन, एंड u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। u cos थीटा वर्टिकल मोशन, u sin थीटा वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और u cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो x एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी u cos थीटा, और ये प्रोजेक्टाइल y एक्सिस के भी अलोंग मूव करेगा बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी अलोंग u sin थीटा, या वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये पैराबोलिक पाथ पे जाता है। पैराबोलिक पे क्यों जाएगा सर, वो हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर के बाद। आपको कैसे पता कि सर इसका पाथ पैराबोलिक होगा? दैट विल प्रूफ, सो डोंट वरी। अभी तो ये मान लो कि इसका पाथ जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो इसका पाथ तो पैराबोलिक आना।
ठीक है, इसका हम इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, तो इसलिए हैव पेशेंस, विल ड्राइव द इक्वेशन फॉर दिस पाथ आल्सो। अब देखिए सर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पर फॉर दिस प्रोजेक्टाइल आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि सर इसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के अगर आप फोर्स देखें तो मैंने आपसे बोला कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का। और ग्रेविटी का फोर्स किधर एक्ट करता है, तो ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है ओनली अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट डजंट एक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल के केस में प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, तो दैट फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इस पे फोर्स हम लिख सकते हैं माइनस mg। माइनस मैंने जानबूझ के ऐसे लगाया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि माइनस का यहां पर मतलब है कि ये जो फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। सही, किधर लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। भाई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो फोर्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अच्छा सर, जब फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है, ये इतना सा पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेगेटिव होगा। ये हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मास। तो इसमें माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू माइनस ऑफ g। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वी विल बी हैविंग एन एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन का कितना होगा, तो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव अ फिक्स्ड एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट सर अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो बच्चों मेरे प्यारे बेटे, मुझे ये बताइए, इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? No, सर। sir. ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो कोई एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है इस केस में, तो इसका मतलब है फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। सर अब लेकिन इससे तुम रीजन क्या, क्या होगा जीरो एक्सेलरेशन का, समझ नहीं आया। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेशन होगा, हमने आपसे पहले ही बोला कि प्रोजेक्टाइल का मतलब है अ बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो अगर बॉडी पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है ग्रेविटी का, तो वो किधर लगता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है क्या विशिक? नहीं सर। तो जब ग्रेविटी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने डेफिनेशन ही यही लिखा है, यही पढ़ा है कि सर प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा मोशन, ऐसा केस जिसमें बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा हो एंड दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही, हाँ भाई साहब। यस सर। तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही फोर्स आप डिफाइन कर रहे हो ऑलरेडी। नहीं आया सर हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आया सर। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या ऋषिक? हाँ सर, मतलब जब बॉल हमने थ्रो की तो ठीक है होगा। बोलो, बॉल थ्रो करके पकड़ के लेके चल रहे हो बॉल को, या बॉल को थ्रो करके छोड़ दिया? भाई नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था तो भाला को पकड़ के लेके गया था 87.5 मीटर पर, या उसने भाला फेंक के छोड़ दिया? छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। तो अब मुझे बताइए, इनिशियली आपने, जाहिर सी बात है इनिशियली आप उसको कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो आप, आपका वो फेंका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप रख देंगे तो वो आगे चला जाएगा। नहीं समझे भाई, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इनिशियली वेलोसिटी दोगे ना तभी तो वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आगे भागेगा। अच्छा सर, तो मतलब हमने रिलीज करने के बाद वो फोर्स फिर नहीं लगने लगता, मतलब वो। जाहिर सी बात है, रिलीज करने के बाद छोड़ दिया आपने सिर्फ इसको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, तो जब आपने इसको सिर्फ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में छोड़ दिया रिलीज करने के बाद, तो उसके बाद जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है बताइए? जब आपने ग्रेविटेशन। ग्रेविटी का फोर्स है, mg फोर्स है, उसके बाद कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आप नहीं लगा रहे हो ना। अभी भी इसको नहीं पढ़ लेता। हाँ सर, नहीं लगा रहे हैं सर, समझ गया। तो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब आपने फेंक दिया, फेंकने के बाद आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस बात को समझिए। आपने वंस यू हैव थ्रोन द बॉडी, यू हैव जस्ट थ्रोन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए तो इसका नाम प्रोजेक्टाइल है। अगर हम फेंकने के बाद भी मतलब कॉन्टिन्यूअसली इस पे फोर्स लगाते रहते तो फिर इसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सिर्फ कहाँ आती?
प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन मैंने लिखवाया है आप लोगों को अभी? लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में लिखिए, अ बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। देखिए, बॉडी थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। लिख लिया? ऐसी बॉडी जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में छोड़ दिया, वो बॉडी हमारे लिए क्या कहलाती है? तो वही बॉडी हमारे लिए प्रोजेक्टाइल कहलाती है। ऋषिक, इज योर डाउट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। बॉडी को आपने थ्रो करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि सिर्फ छोड़ दिया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अब आपने उसको अगर छोड़ दिया है और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट अब वहां से लगना शुरू हो गया, तो उसी को अपन क्या कहेंगे? उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दैट सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है सर? तो प्रोजेक्टाइल में सिर्फ फोर्स किधर होगा? बोलो ऋषिक भाई। सर सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कोई भी फोर्स उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। समझे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हमने कहा ही है कि सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, और ग्रेविटी का इफेक्ट कहाँ लगता है? तो ग्रेविटी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो because there is no force in the horizontal direction, there will be no acceleration as well in the horizontal direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स भी जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा रे भाई, आ रे भाई, ओ रे भाई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन किधर है? वाई एक्सिस के अलोंग। कोई एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। हम कह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं सर, यूनिफॉर्म मोशन होगा। सबको क्लियर हुआ? भाई वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, और आपने बोला कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। सीधी सी बात। सही? तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे, अभी कुछ भी नहीं लिखना, जो मैं बता रहा हूं बस सुनते रहना, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। और वो कितनी रहेगी? तो वो हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, दैट विल रिमेन एज u cos थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? इट विल रिमेन ओनली एज u cos थीटा। कोई कष्ट? हाँ सर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी या किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ले लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन एज u cos थीटा। बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है बच्चे। यस सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी। चेंज होगी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। तो किसी भी टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम थी, वो कैसे निकालेंगे? तो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दैट। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है कि यू वाई प्लस ऑफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम लिख सकते हैं। तो वी वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू वाई क्या है? यू साइन थीटा है। और ए वाई कितना है? तो आपने पहले ही लिखा है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, मल्टीप्लाइड बाई टी। किसी भी टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी होती है। अब एक बात सोचो, जब आपकी वेलोसिटी अपवर्ड है, इनिशियली देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखना, जब आपने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड, और ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, है ना? ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सब आप लोग बताएंगे।
डिक्रीज। डिक्रीज करेगी भाई, फोर्स नीचे खींचेगा। और बॉडी को आपने किधर फेंका है, तो बॉडी को फेंका है ऊपर, तो फोर्स खींचेगा नीचे। ठीक है भाई, अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो बात समझ आ गई। तो पहले वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी डिक्रीज होगी। कब तक डिक्रीज होगी? जब तक वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक वेलोसिटी डिक्रीज होगी। समझे? क्योंकि सर अगर आपका फोर्स अपोजिट है टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और तब तक डिक्रीज होगी तब तक जब तक वो 0 नहीं हो जाती। अब मुझे एक बात बताइए, आप इधर जा रहे थे, फोर्स इधर लग रहा है, आपकी वेलोसिटी घटते 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 0 हो गई। फोर्स अभी भी लग रहा है, आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, बट स्टिल फोर्स इज एक्टिंग ऑन यू। तो अब क्या होगा? अब आप वहीं रुके रहेंगे, या आप अब फोर्स की डायरेक्शन में चलने लगोगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आप चलने लगोगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चलने लगोगे मतलब आप इधर आने लगोगे। तो जब आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चलने लगोगे, तो अब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी बच्चों? सर इंक्रीज। अब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी। समझ में आई बात? मतलब वाई डायरेक्शन पे वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है, इसीलिए पहले आपकी बॉडी ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद फिर वहां से क्या आती है, एक पॉइंट के बाद वहां से नीचे आने लगती है। भाई आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकिए, जैसे आप क्रिकेट में 6 लगा दीजिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकिए, तो वो पहले ऊपर जाती है, और उस एक पॉइंट ऊपर जाने के बाद वो फिर किधर आने लगती है बच्चों? नीचे आने लगती है। कहां से नीचे आना शुरू करती है? जहां पर उसके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट वहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी रहेगा, एंड दैट विल रिमेन एज यू cos थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद क्या हुआ? पहले वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ऊपर थी, अब इसके बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? नीचे। पहले ये समझ में आया? देखो, आपने जब बॉडी को फेंका तो आपने इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग किधर दिया? तो इनिशियल वेलोसिटी आपने वाई एक्सिस के अलोंग दिया अपवर्ड्स। क्लियर? तो बॉडी ऊपर जा रही है, बट फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती गई होती गई होती गई, एक टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद अब बॉडी क्या करेगा? बॉडी अब और ऊपर नहीं जाएगा, बॉडी वहां से क्या करने लगेगा? बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। नहीं आया? बोलो बच्चों, हेलो। यस सर। Yes. यस सर। भाई सब बोलेंगे यार, एकदम रिस्पॉन्स एकदम खत्म ही कर देते हो। भाई सबको क्लियर है? यस। डाउनवर्ड वाला में क्या होगा फिर? डाउनवर्ड जब वो आना शुरू होगी, तो वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू होगी वाई डायरेक्शन में। तो इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, वो यही रहेगी? ये इक्वेशन यही रहेगी, बस फर्क इतना करना है, जब अपवर्ड जा रही है तो वी वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो प्लस वी वाई। जब वो डाउनवर्ड आने लगेगी, तो वी वाई की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, तो माइनस वी वाई कर दीजिए। बट इक्वेशन तो यही रहेगी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं आया ऋषिक तो भाई? माइनस वी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस वी टू है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो नीचे आने लगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई, तो डाउनवर्ड हो गई तो क्या करोगे? माइनस ऑफ वी वाई कर दोगे। और जब वो अपवर्ड है, तो क्या करोगे? प्लस ऑफ वी वाई लोगे, है ना? Yes, यहां तक क्लैरिटी है? पहले एक बात बताओ सर, फिर से मैं पूछ रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बोलो बोलो बोलो। हॉरिजॉन्टल। कौन सी वाली में चेंज होगा? वर्टिकल। वर्टिकल में। पहले वर्टिकल वाली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, है ना? एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई है, वहां के बाद पार्टिकल किधर आने लगेगा? तो वहां के बाद पार्टिकल नीचे आने लगेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी ये सब लिखने से पहले एक चीज लिखिए, पहले अजम्पशन। लेकिन ये सारा कुछ हम कब कर रहे हैं, उसका अजम्पशन लिख लीजिए। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अजम्पशन क्या है हमारा? कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड लिख लिया।
Yes, sir. मतलब ये सब तभी तक वैलिड है जब तक आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो सर एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, वो आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है, लेकिन कभी उस पर डिस्कशन जरूर कर लूंगा एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। बट अभी फिलहाल याद रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं उन सब में आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, और ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक यू आर कंसिडरिंग देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखो सर, Yes. तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी टाइम पर चाहे आपकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो, मैं एक बात तो कह सकता हूं कि किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल में मेरे पास दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सही? तो इसका प्रोजेक्टाइल का किसी भी टाइम पर जो नेट वेलोसिटी होगा, क्या आपको नहीं लगता इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा बच्चों? Yes, sir, होगा। Yes, sir. क्योंकि दो वेलोसिटी है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? तो नेट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट के बाद होगी वीएक्स स्क्वायर प्लस और वी वाई स्क्वायर। अब हम एक बात जानते हैं सर कि वीएक्स में कोई चेंज नहीं आना है, वीएक्स तो विल रिमेन एज यू कॉस थीटा। तो ये यू कॉस थीटा होगा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना होगा, ये जगह कम पड़ रही है, पहले इतना नोट कर लो, वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर तक नोट कर लो आप लोग, फिर उसके बाद आगे सिखाता हूँ। क्लियर है। देख लिया? अब Yes. देखिए इसमें इसकी जब नेट वेलोसिटी आप निकालेंगे तो दो वेलोसिटी है, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग है और दूसरी वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा वो सिंपली, बिकॉज आपको मालूम है दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हैं तो आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, बट थीटा 90 डिग्री है। क्यों 90 है सर? बिकॉज वन वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर वन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होता है। तो इसलिए हम इसको, अब हमें एक बात ये भी मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल ऑलवेज बी यू cos थीटा, यू cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल ऑलवेज बी यू cos थीटा। तो बिकॉज यू cos थीटा इज ऑलवेज देयर, तो यू cos थीटा लिख दीजिए, यू cos थीटा का स्क्वायर वी एक्स के अलोंग प्लस ऑफ वाई एक्सिस में आप क्या लिखिएगा, वाई एक्सिस में आप लिख दीजिएगा यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये आपकी नेट वेलोसिटी है किसी भी टाइम के बाद। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी के बाद जो नेट वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो ये होगी, है ना? अच्छा, इसमें दूसरी एक और चीज हम देख लेते हैं कि सर अगर हम देखें यहाँ पर तो आपकी एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है vx और दूसरी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है vy, दिस इज योर नेट वेलोसिटी। तो ये नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आप देखें तो इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। एम आई राइट? Yes, sir. यही जो एंगल है, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन होगा कितना सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शन? तो ये डायरेक्शन हम कैसे निकालें? तो सर अगर इधर vy है तो हम इधर भी vy कह सकते हैं। इस ट्राइंगल में हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। बेटा समझ आए तो बताना, नहीं आए तो पूछना। हाँ बच्चों, Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा विल बी रिटन एज tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ये वी वाई बाई वी एक्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब किसी भी टाइम t के बाद जो नेट वेलोसिटी होगी वो विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द टू वेलोसिटीज, and the direction of the net velocity will be given by this formula which is tan of alpha. Tan of alpha में क्या है सर, alpha is equal to tan inverse v by vx। सर ये हर समय चेंज होता रहेगा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? इस कौन कौन? सर ये अल्फा का ये जो tan इनवर्स y यस, ये हर समय पे चेंज होगा और उस चेंज का कारण ऑब्वियस है क्योंकि वी वाई पे ये डिपेंड कर रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें उसकी वजह से तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वर्टिकल वाली वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। वो डायरेक्शन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
इरेज कर दूं? एक मिनट या भी वेट। एक चीज की बात की हम, अभी इस पे और भी बहुत सारी बातें होनी है, रेंज वेंज ये सब टाइम, सारी चीजें। सर ये नेट जो आपने बताई है निकाला है, इसको हम और वो नहीं कर सकते सिंपलीफाई? क्या सर ये रूट यू कॉस थीटा भाई, स्क्वायर। इसकी तो अपनी वैल्यू होगी ना, इसको क्यों सिंपलीफाई करना है? वो तो आपको एक फॉर्म बताया गया है, अब उसमें जो जो वैल्यूज होगी आप इसको सिंपलीफाई क्या करोगे? ये तो एक्सपैंड ही हो जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप ब्रेक करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ प्लस ऑफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 यू साइन थीटा जी टी, ये कुछ सिंपलीफाई होकर कुछ फर्दर क्या बनेगा? तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 करके यू स्क्वायर लिख सकते हो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं, उतना सिंपलीफाई की जरूरत नहीं है। आप तो ये ना भी लिखें तो सिंपल सी बात है, आप ये याद रखें कि आपकी जो नेट वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम के बाद, that will be the vector sum of the two velocities, one is vx and another one is v. Am I correct? जैसे देखो, एक एग्जांपल देखो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे सर मान लीजिए यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और हमने फेंका वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी नेट आफ्टर 2 सेकेंड्स। नेट वेलोसिटी आपको चाहिए कितनी देर के बाद? 2 सेकेंड्स के बाद। एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी नेट। करोगे आप लोग? यस सर करते हैं। करो कोशिश। आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर विल बी चेंज ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सर G10 ले लेना। जी सर, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। हो गया बच्चों? देखो सर, सबसे पहली बात इसमें नेट वेलोसिटी निकालना है,
2 सेकंड के बाद, तो आफ्टर 2 सेकंड्स क्या होएगा? तो इससे पहले हम 2 सेकंड के बाद की बात करें, पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट आर द वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप वेलोसिटी लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 220 cos of 37। cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5, तो 20 into 4/5, दिस विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? uy की वैल्यू हो जाएगी u sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर ये हो जाएगी 20 into 3 sin 37 is 3/5, तो ये कितना आ जाएगा सर? 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो एक बात तो ऑब्वियस है, which velocity is not going to change? That is the horizontal one. Yes, sir. Horizontal velocity में कोई चेंज नहीं आएगा, but the vertical velocity will change. तो horizontal velocity will remain 16 मीटर पर सेकंड only, but vertical वाली चेंज होगी। तो किसी भी टाइम के बाद, अब कितने टाइम के बाद हमसे बोला गया है? तो they have asked us the velocity after 2 seconds. तो आप क्या लिखेंगे? u sin theta। u sin theta की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 12 माइनस ऑफ g की वैल्यू कितनी? 10 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू कितनी? 2 सेकेंड्स, तो 2। तो vy की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा सर? माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ रही कि वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन इन दिस केस हियर? डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्या आपने जो फेंका है पार्टिकल को 37 डिग्री के एंगल पर, तो 2 सेकंड के बाद वो पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा? नीचे। तो खैर, तो आपको नेट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो नेट वेलोसिटी आपको क्या बोला? नेट वेलोसिटी आपको बोला vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर। vx विल रिमेन एज इक्वल टू कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर, बट vy आफ्टर 2 सेकंड हैज बिकम 8, तो 8 का स्क्वायर, ऑल्दो इट इज नेगेटिव बट स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 144 प्लस ऑफ 64। अब जो भी आ जाए सर इससे आंसर, वो आपका आ गया नेट वेलोसिटी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स इज इक्वल टू v बाई vx। vy की वैल्यू कितनी है? 8। आई एम जस्ट यूजिंग द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। और ये कितना है? 12, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ये डायरेक्शन आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है ना कि वो गिरना शुरू हो गया है 2 सेकंड के बाद। यस, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इट हैज बिकम डाउनवर्ड हो गई, नीचे चली गई। क्योंकि पार्टिकल विल नॉट बी कंटिन्यूअसली गोइंग अपवर्ड्स, राइट? पार्टिकल एक टाइम के बाद नीचे भी जाने लगेगा ना बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, आगे बढ़े। सर आपने मॉड लिया है tan में? tan में मॉड लिया है। माइनस का मतलब ये होगा कि आपका जो ये एंगल है, वो एंगल ये बन रहा है, ये अल्फा। समझ में बात? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। निगेटिव में अगर लोगे तो इसका मतलब है नीचे है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि vy नीचे और vx इधर है। नहीं समझ में आई बात? नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो x के साथ नीचे फॉर्म हो रहा है। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि अल्फा ऐसे फॉर्म हो सकता है, ये तब फॉर्म होता है जब vy अपवर्ड होता। बोलो हाँ कि ना? ये सर वो माइनस थीटा हो जाएगा अगर नीचे ऐसे उसको कर देंगे। जी, तो बस उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने उसका माइनस यहाँ पर यूज नहीं करा है। मैंने सिर्फ उसमें क्या यूज कर लिया? सिर्फ मॉड वैल्यूज यूज कर लिए। ठीक है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात सर वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी आफ्टर एनी गिवन टाइम t विल बी रिटन एज √vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर। अब हम कुछ और चीजों को ड्राइव करते हैं, कुछ और रिजल्ट्स हम पता करेंगे। इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक मतलब है वो टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन एयर, या आप ये भी कह सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम आफ्टर विच द प्रोजेक्टाइल थ्रोन विल हिट बैक द ग्राउंड। मतलब वापस ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद आएगा, दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड विल बी सिंपली कॉल्ड एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फिर से आप ये अस्यूम कर लीजिए कि यहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका विद सम वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा। यहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका और पार्टिकल ऐसे गया,
तो यहाँ पर ये सब आपको पता ही है कि दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी u cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल विल बी u sin थीटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो अब सर क्या करना है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के तरीके को समझो। सर मुझे एक बात बताओ कि वाई डायरेक्शन में यहां से आपने फेंका और यहां पे आके गिरा, तो ये पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के भी अलोंग मूव कर रहा है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जहां पर ये गिर गया, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन? So 0. देखो, यस, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूं कि सर अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने किसी बॉडी को यहां से फेंका और वो यहीं आके गिर गया या इसी सरफेस पे गिर गया, तो वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अनडाउटेडली 0 है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. भाई वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना, ग्राउंड से आपने फेंका था, ग्राउंड पे वापस आके गिर गया। भाई नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका तो उसका आपने क्या मेजर किया गया? रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया गया। अगर आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना आता? 0। भाई ग्राउंड से फेंका था, आके ग्राउंड पे ही तो टप्पा खाया उसने, नहीं आ रहा। Yes. इसका मतलब पूरे मोशन में वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस फॉर द होल जर्नी, फॉर होल जर्नी, नॉट एट एनी पॉइंट, फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी के केस में इट विल बी 0 बट नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। फॉर होल जर्नी इज 0। तो अगर ये y डायरेक्शन में होल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हमें मालूम है कि y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u y इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर, बिकॉज y डायरेक्शन में मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो कैन वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों? यस सर। सर इससे टाइम निकालना जरूरी है ना, क्योंकि फिर हम तभी रेंज उससे निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो ये y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 आ गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 रख दीजिए। u y क्या है आपका? u y इज योर u sin थीटा। u y कितना है सर आपका? u y इज u sin थीटा और प्लस ऑफ हाफ इंटू एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना है? माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको आप फर्दर u sin थीटा, ये टी भूल गया मैं, सॉरी। तो आप फर्दर इसको क्या कर सकते हैं? तो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस उधर ले जाओगे तो माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, तो इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आती है? टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? इसमें एक बात याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल में इन द एब्सेंस ऑफ एयर, चूंकि हमने एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है, तो एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में जितना टाइम इसको ऊपर पहुंचने में लगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये नीचे आने लगा है ना, तो जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में फिर उस पॉइंट से वो नीचे भी आएगा। मतलब टाइम ऑफ असेंड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अगर यही एयर फ्रिक्शन होता तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम नहीं होता है। समझ रहे हो वो क्या, कैसे क्या होता है, वो मैं एंड में कराऊंगा। अभी तो सिंपल सी बात याद रखो, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी एयर रेजिस्टेंस इनटू आर कंसिडरेशन, तो इसीलिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उस पार्टिकल को नीचे आने में भी लगेगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर? Just a minute.
सर अगर फॉर्मूला याद ना रहे बट डेरिवेशन याद है तो ठीक है। नहीं ठीक तो नहीं है, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा फिर तो। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, आप ड्राइव करके रिजल्ट फाइंड करोगे तो फाइंड तो कर लोगे, बट आपको टाइम भी तो लगेगा उसमें। तो सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट और वो वाले ही अभी तक ये सब याद करना पड़ेगा, वी नेट जो तो। ये सब याद करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो ड्राइव करके बताया जा रहा है, ताकि आप इसका फॉर्मूला याद रख सकें। वरना तो अच्छा, दूसरी बात यह कि डेरिवेशन अगर आपको याद है तो डेरिवेशन ठीक है भाई, आपको याद है, बट ड्राइव करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो टाइम को बचाना है ना आपको। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो टाइम तो बचना चाहिए आपका, वरना पहले आप ड्राइव करके फॉर्मूला निकालेंगे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसी में टाइम चला जाएगा। Done, sir. इज इट डन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको एडिशनल, कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप देखो तो इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली यू साइन थीटा। मतलब अगर आप अच्छे से देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट एट ऑल डिपेंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 2u/y डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g। यस सर। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों ने वो टाइम ऑफ फ्लाइट का दूसरा वाला केस लिख लिया था ना, कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट 2u/g। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एक दूसरी चीज पे जिसका नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने प्रोजेक्टाइल को अगर फेंका तो इट विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसी को हम रेंज कहते हैं। जो आपने काउंट वो मेजर किया जाता है भाई कितनी दूरी पे जाके गिरा, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेंज। अब उस रेंज को समझते हैं सर। अब देखिए, यहां से अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। तो जहां से आपने फेंका और जहां पे प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। ये है u, ये एंगल है थीटा, तो इधर है आपका u cos थीटा, और इधर क्या चीज है सर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू हैव u sin थीटा। अब रेंज का मतलब है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम रेंज कह रहे हैं, उसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप यूज नहीं करोगे ना। आप सिंपली क्या लिखोगे कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है और कितने टाइम के बाद ये गिरा, दिस विल बी कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला अगर आप लिखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी कितनी है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कितना निकाला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यू हैव कैलकुलेटेड एज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इज इट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। तो इस रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, रेंज कैन बी रिटन एज u स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, एक साथ लिख दें, डिवाइड बाय g भी लिख सकते हैं। बोलो क्या बोलते हो? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। बोलो हाँ या ना। सर साइन टू थीटा हो जाएगा। यस, 2 sin थीटा cos थीटा इज द आइडेंटिटी ऑफ sin 2 थीटा। मतलब sin 2 थीटा का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे
तो साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्सपेंशन होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, रेंज की वैल्यू अगर आप यहाँ से लिख दें तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ऐसे भी लिखा जाता है या वैसे भी लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो भी एक ही बात है। ठीक है, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दोनों वैलिड फॉर्मूला है, चाहे आप ऐसे लिख दें या वैसे लिख दें, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और देखते हैं, एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम पे बात करूंगा। तो इस रेंज में एक और बात समझिए आप, इस रेंज में अगर आप देखिए रेंज इज इक्वल टू, सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूँ क्या भाई? यू स्क्वायर को मैं यू इंटू यू लिख सकता हूँ ना, तो ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूँ। बच्चों बोलना पड़ता है बेटे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? 2 यू साइन थीटा को मैं यू वाई कह सकता हूँ, यू कॉस थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, यू एक्स डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, साथ साथ इट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट ये जो आपका रेंज है वो हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ये नोट करो, इसी पे थोड़ी और बात होगी अभी। तो इन्फॉर्म मी इफ इट्स नोटेड। नोटेड। ठीक है, अब आगे और कहानी सुनिए रिलेटेड टू द रेंज ओनली। सर रेंज का जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो आपने लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इस बात को समझो सर, यहाँ पर जो रेंज है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है आपकी अगर मैं वेलोसिटी फिक्स कर दूं बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करूं तो रेंज चेंज होगा। क्या बोले सर, फिर से सुनते हैं। सर अगर मान लीजिए कि मेरी वेलोसिटी फिक्स है एंड दैट इज यू, आई कैन मैक्सिमम थ्रो द बॉडी विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, बट आई कैन चेंज माई एंगल्स। मैं एंगल को चेंज कर सकता हूं। मान लो कि मैंने फेंका 10 डिग्री पर, आई विल गेट सम रेंज। आई इंक्रीज माई एंगल फॉर द सेम वेलोसिटी, आई इंक्रीज माई एंगल, तो my range will increase. फिर for the same velocity I further increase my angle, my range will further increase. So my range will go on increasing with the increase in my angle, keeping the velocity constant. If I am changing my angle, मेरा range बढ़ता जाए। ठीक है, अब एक बात समझिए कि रेंज डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। साइन जो होती है ना, साइन थीटा की वैल्यू वो सिर्फ बढ़ती नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने के बाद घटती भी है। सही बोल रहा हूं? साइन थीटा नॉट ओनली कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, साइन थीटा आफ्टर इंक्रीजिंग इट आल्सो डिक्रीजेस, राइट? क्योंकि आपको पता होगा कि साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, आफ्टर साइन 90 टिल 180, फिर से 180 पे आके फिर से जीरो हो जाता है ना? तो साइन बढ़ता है 0 से 90 तक और फिर 90 के बाद फिर से घटता है और घट के जीरो हो जाता है। और रेंज आपका साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रेंज पहले आपका इंक्रीज करेगा और फिर रेंज आपका उस एक पॉइंट के बाद जाके डिक्रीज करेगा। मतलब कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर आप एंगल बढ़ाते जाओ तो विद द इंक्रीज इन एंगल आपका रेंज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर एक एंगल के बाद आपका रेंज बढ़ेगा नहीं, आपका रेंज कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम। तो पॉइंट ये कि आपका रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज विल बी मैक्सिमम, यस, रेंज विल बी, मैं लिख देता हूं पहले इस बात को, फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फिक्स है। अगर वेलोसिटी बदलने लगी तो फिर तो रेंज वैसे भी बदलने लगेगा। फॉर अ गिवन वेलोसिटी रेंज इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो मतलब रेंज आपका मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज आपका मैक्सिमम होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम होगा एट एन एंगल ऑफ
45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद जो रेंज है आपका, अब 45 डिग्री के बियॉन्ड अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा नहीं, रेंज क्या करने लगेगा बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज करने लगेगा। देखो 0 से स्टार्ट करो, 45 तक आपका रेंज बढ़ेगा। आफ्टर द एंगल ऑफ 45 डिग्री रेंज इंक्रीज नहीं करेगा, रादर रेंज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। रेंज क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा, रेंज आपका डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, आप एंगल बढ़ा रहे हो, रेंज बढ़ा, फिर रेंज बढ़ा, फिर रेंज बढ़ा, मैक्सिमम पे आ गया। अब रेंज बढ़ेगा नहीं, अब रेंज वापस आने लगेगा पीछे, फिर से वापस, फिर से इस पॉइंट पे आके कभी गिरेगा, फिर इस पॉइंट पे। एक बात सोच, मेरा 0 से लेकर 45 तक रेंज बढ़ रहा था, 45 के बाद रेंज कम होने लगा। तो एक बात बताओ कि जब मैं जा रहा था ना आगे, जब मैं जा रहा था, मान लो अगर यहाँ पे गिरा फॉर अ गिवन एंगल, फिर किसी एंगल के लिए मैं यहाँ पर गिरा, तो 45 तक तो मेरा रेंज बढ़ा। अब एंगल मैं 45 से बढ़ाऊंगा तो फिर मैं पीछे गिरने लगूंगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं फिर से वहीं पर गिरूं जहां पहले भी गिरा था किसी एंगल पर? कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो। अभी आते हैं उस बात पे, पहले लॉजिकली समझो भाई। जिस एंगल मतलब 45 डिग्री से जब एंगल मेरा छोटा है, व्हेन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, तो मुझे मान लो कोई एक रेंज मिला। जब मेरा एंगल 45 से बड़ा होगा तो क्या फिर से मुझे वही रेंज मिलेगा या नहीं? क्योंकि मैं पहले आगे जा रहा हूं और उसके बाद 45 डिग्री के एंगल से बड़े एंगल के लिए मैं फिर पीछे आ रहा हूं। तो जो पॉइंट मैंने क्रॉस किया था जाते हुए में, वही पॉइंट मैं आते हुए मैं क्रॉस करूंगा या नहीं? व्हाट डू यू से? यस सर। इसका मतलब एक ही रेंज दो बार मिलता है सर। द सेम रेंज यू गेट ट्वाइस। एक ही रेंज आपको दो बार मिलता है। और कब कब मिलता है? तो एक ही रेंज आपको दो बार मिलता है थीटा एंगल पर और दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे। कैसे सर? देखिए सर, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर इस फॉर्मूले में इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय, अगर थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, अगर आप थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, थीटा है, यू जस्ट रिप्लेस इट बाय 90 माइनस थीटा और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए फिर से, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा इज 180 माइनस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, साइन 180 माइनस ऑफ थीटा रिमेन्स एज साइन थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं भी पढ़ा है, आप में से कोई होगा बायो वाला, तो मेरी बात सुन लेना कि अगर 180 हो ना, साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा, तो वैल्यू साइन, अगर साइन 180 माइनस थीटा तो वो साइन रहती है, कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस रहती है। मतलब 180 पे चेंज नहीं होता। साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा पे साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस थीटा पे कॉस थीटा रहेगा, tan 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा पे tan थीटा ही रहेगा। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। कहां नहीं होती? 180 पे। इसका मतलब है रेंज की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी? रेंज की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना? तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। देखो आप यहीं से चले थे ना, जब आपका एंगल थीटा था तब भी आपका रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आया, और जब आपका एंगल 90 माइनस थीटा कर दिया आपने तब भी आपका रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आया। इसका मतलब है कि जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिलेगा, द सेम रेंज यू विल गेट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब द रेंज दैट यू विल गेट एट 30 डिग्री, the same range you will get at an angle of 90 minus 30 is equal to 60 degree. Did you understand? Please respond. भाई जो रेंज आपको Yes, 30 sir. पे मिलेगा वही रेंज आपको 90 माइनस 30 मतलब 60 पे मिलेगा। भाई मैं कहूं आपसे, जो रेंज आपको 20 डिग्री पे मिलेगा वही रेंज आपको फिर से 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री पे मिलेगा। तो एक ही रेंज दो बार रिपीट होता है, एक थीटा एंगल पर और दूसरा 90 माइनस थीटा पर। एक ही ऐसा रेंज है, एक ही रेंज ऐसे एंगल का रेंज जो रिपीट नहीं होता है, वो है 45 डिग्री का। अगर आपने 45 डिग्री पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो आपके रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने अगर 45 डिग्री पे आपने फेंका है तो भाई 90 माइनस 45 भी 45 ही होता है। तो 45 डिग्री के लिए रेंज फिक्स है, एक ही रेंज आएगा, बट दूसरे एंगल्स पे एक ही रेंज दो एंगल पे आएगा। पहले इसको नोट करो, इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूं।
The same range you will get for two values. One is theta, another one is 90 minus theta. Is it noted? Yes, sir. एक मिनट सर, थोड़ा सा रह गया। ठीक है। देख लिया सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। जैसे मैं इस बात को प्रूव करने के लिए, अब देखो कि अगर आप एक बार एंगल 30 मान लो कि आपकी वेलोसिटी आपकी जो है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज यू मान लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने जो अभी बताया उस बात को प्रूव करने कि वेलोसिटी यू है, ठीक है। और मान लो कि एक बार आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो रेंज आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 2 इंटू 30 विल बी साइन 60, तो साइन 60 डिवाइड बाई जी, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 यू स्क्वायर बाई 2g। ये रेंज आया। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि जो रेंज आपको 30 डिग्री के एंगल पे मिला है, द सेम रेंज यू विल गेट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस ऑफ 30 डिग्री। सेम रेंज यू विल गेट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 90 माइनस 30 कर लूं तो इसका मतलब है कि वी विल बी टेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब अगर 60 डिग्री पे देखते हैं रेंज की वैल्यू सेम आती है या नहीं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि जो थीटा एंगल पे रेंज मिलेगा वही 90 माइनस थीटा पे मिलेगा। तो देखो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना जी। इसका मतलब ये रेंज की वैल्यू कितनी हो गई? यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें मैं आपको सिखा देता हूं, आप अगर याद रख सके तो। साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. साइन 90 प्लस 30 इज 120। तो साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 आप लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 30, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है। तो फिर से रेंज आपका कितना आ गया? फिर से आपका रेंज √3 यू स्क्वायर बाई 2g आया या नहीं आया? इसका मतलब द रेंज दैट यू आर गेटिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यू आर गेटिंग द सेम रेंज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यही तो मतलब हुआ कि जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिलेगा वही आपको 90 माइनस ऑफ थीटा पे मिलेगा। बात समझ में आ गई? प्रूफ हो गया ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आते हैं एक और फॉर्मूले पे, डेरिवेशन पे, दैट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो भी कह लो। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? तो सर हमें एक बात मालूम है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, और प्रोजेक्टाइल फिर ऊपर जाने के बाद वो किधर आता है? प्रोजेक्टाइल फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जाता है और फिर उसके बाद किधर आता है? तो प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये जहां से नीचे आएगा ना,
ये जहां से नीचे आएगा वहां तक ये ऑलरेडी कुछ हाइट कवर कर चुका होगा, फिर वहां से नीचे आएगा। अब ये वो हाइट है जहां के बाद वो बियॉन्ड इसके और ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद ये फर्दर नीचे आएगा, और ये वो पॉइंट है जहां पर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हाँ ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपका वर्टिकल वेलोसिटी है। तो आपको ये बताना है कि सर ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, भाई पहले ऊपर जाएगा फिर वहां से नीचे आएगा, तो मैक्सिमम ये कितना ऊपर जाएगा वही हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है, या इसको आप मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि कितने हाइट तक मेरा मैक्सिमम ऊपर गया और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आया, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब वो कैसे निकालें? तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सर हाइट मैक्सिमम वहां पर होगी जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट मैक्सिमम वहां पर होगी जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सर यहां पर वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू वाई, यू साइन थीटा है, वी वाई यहां पर कितनी हो गई 0। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वही मैक्सिमम हाइट है भाई। वो पॉइंट जहां पर आपकी वेलोसिटी यू साइन थीटा है और वो पॉइंट जहां पर आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वही तो मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि यहां के बाद तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लगा है। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. बच्चों इसका मतलब मैं यहां पर कौन सी इक्वेशन लगा दूं, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाई एच या एस जो भी कह लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। याद आया? वाई डायरेक्शन में आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सर वाई डायरेक्शन में जो आपका मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, तो इसलिए यू आर अप्लाइंग द इक्वेशंस इन द वाई डायरेक्शन ओनली। वी वाई कितना हो जाएगा 0, यू वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए वाई की वैल्यू कितनी, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है इनटू एच। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। माइनस ने माइनस को मार डाला तो हाइट की वैल्यू कितनी आई, हाइट की वैल्यू आ गई सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द हाइट टू विच द पार्टिकल विल राइज एंड आफ्टर दिस द पार्टिकल विल फॉल बैक, ठीक है। तो यही वो हाइट है पार्टिकल का जहां तक वो पहुंचेगा while its motion, and this is called as maximum height of the projectile। लिखिए फॉर्मूला। और सर हाँ ऋषिक। सर अगर हम टाइम निकाले जब एच मैक्स होगा तो सर टाइम आधा हो जाएगा, हाफ होगा, हाफ बिल्कुल आधा हो जाएगा सर। तो ये तो वैसे ही कंप्लाई करेगा जैसे हम डायरेक्टली अबव फेंकते हैं तो भी सर हाफ टाइम लगता है। नहीं डायरेक्टली अब फेंकते तो हाफ टाइम का क्या मतलब होता है ऋषिक भाई? मतलब सर जैसे मैक्सिमम हाइट वो हाफ द टाइम में रीच करता है जितना उसको वापस आने में लगता है, मतलब टोटल जर्नी पे। भाई वो केस अलग है। वहां पर आप जब फेंकते हैं तो आप कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। हाँ वहां पर भी अगर मान लीजिए कि ये टोटल वही हो रहा है ना, रिलेशन तो ऑब्वियसली वही है कि जितनी देर में वो ऊपर पहुंचेगा उतनी देर में तो ऊपर से वो नीचे आएगा। उस केस में भी आप एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं और इस केस में भी एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं। तो whenever air resistance is neglected, in those cases the time taken to reach to the maximum height will be same as the time taken by the particle to reach the ground again। समझे? But yes, formula wise they are not same। हाँ ये कह सकते हो कि उसमें भी जाने का जो टाइम होता है और आने का जो टाइम होता है दे आर इक्वल, और इसमें भी जाने का जो टाइम है और आने का जो टाइम है इक्वल है, बट फॉर्मूला ऑफ द टाइम इज नॉट सेम, फॉर्मूला अलग है। रेंज भी हाफ हो जाती है उसमें तो रेंज ही नहीं होता उसमें भाई मोशन है, इसके ऑब्वियसली बात है रेंज हाफ हो जाएगी, बिकॉज ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे आपका यह हाइट कवर होता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो रेंज है ये वाला रेंज विल बी r/2, मतलब दिस इज हाफ ऑफ द रेंज जहां पर यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट। अच्छा इस h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई u साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो आपको मैंने बताया कि भाई u साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो अनडाउटेडली अगर आप इस बात को देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इसका मतलब
अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी सिर्फ हाइट भी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, तो हाइट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ओनली ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो ध्यान से, हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। हॉरिजॉन्टल आया क्या इस फॉर्मूले में? हाइट के फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल आया बेटे? नो सर। नो सर। तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बट जो रेंज होता है वो रेंज हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करता है और वर्टिकल पे भी डिपेंड करता है। समझ में आई बात? रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, but height of the projectile and time of flight of the projectile only depends on vertical component. क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया तो आगे बढ़ूं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूं। डन सर। डन। तो चलिए एक बात और सुनिए सर, आप हाइट के फॉर्मूले में देखें तो हाइट का फॉर्मूला आपने लिखा है सर यू साइन थीटा का स्क्वायर या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो भी कह लें आप, डिवाइडेड बाई 2g। 2g आया था ना नीचे। देखो हाइट भी किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पर। तो अगर आप वेलोसिटी को फिक्स कर दो फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी को फिक्स कर दो, अगर आपने वेलोसिटी को फिक्स कर दिया एंड यू कीप ऑन चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब थीटा की वैल्यू को चेंज करो तो हाइट चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। जैसे रेंज के केस में वेलोसिटी फिक्स करके आपने थीटा चेंज किया था तो रेंज चेंज हुआ था, वैसे यहां पर भी हाइट को के केस में भी वेलोसिटी फिक्स कर दीजिए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करिए तो आपका क्या होगा? हाइट विल चेंज। तो फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी हाइट मैक्सिमम कब होती है? हाइट इज मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगी? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा कितना होगा? 1। और साइन थीटा 1 कितने एंगल पे होता है? तो साइन की वैल्यू 1 आती है 90 डिग्री। नहीं समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। मतलब आप अर्थ से सीधा सीधा ऊपर फेंक दीजिए तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा इस केस में रेंज कितना होगा? व्हेन हाइट इज मैक्सिमम? 0। व्हेन हाइट इज मैक्सिमम, तो रेंज अगर मैं निकालूं तो रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर, या ऐसे लिख लो u इंटू साइन ऑफ 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? तो साइन ऑफ 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये तो लिखेंगे, सॉरी रेंज लिख रहा हूं ना, सॉरी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाई जी, ये तो लिखेंगे भाई। मैं रेंज उस इंस्टेंट पे निकाल रहा हूं या उस एंगल के लिए निकाल रहा हूं जिस एंगल के लिए हाइट मैक्सिमम है। तो रेंज विल बी रिटन एज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। साइन 180 की वैल्यू कितनी? 0। तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसका मतलब जब हाइट मैक्सिमम होता है तो रेंज एग्जैक्टली 0 होता है। ये केस कौन सा केस है? आप सीधा सीधा पार्टिकल को ऊपर फेंक दीजिए तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और उसी लाइन पे वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर गया और उसी लाइन पे वापस नीचे आ गया। तो इस केस में हाइट तो पार्टिकल कवर कर रहा है, बट इस केस में रेंज कितना है? तो रेंज कवर्ड बाय द पार्टिकल इज एग्जैक्टली 0। समझ में आई बात यस। बच्चे? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बट सर ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो ना? नहीं, तो ये केस हो गया सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी बन गया। सर और ये इनवर्सली कह सकते हैं हम रिलेशन इनका, हाइट और रेंज का? रिलेटिव इम्पैक्ट मतलब, हाँ हाइट बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, हाइट अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो रेंज घटेगा। यस आप कह सकते हो ऐसा। कई बार आपने देखा होगा ना कि बॉल बहुत ऊपर जाती है, बैट्समैन ने हिट किया 6 के लिए, उसने स्ट्राइक किया बॉल को, बॉल ऊपर गई बट ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई। और कई बार आप देखते होगे कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई मगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करके बाउंड्री नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर चली गई बॉल। ठीक है सर। तो हाइट के बढ़ने का जो एंगल है और जो रेंज के बढ़ने का एंगल है वो सेम नहीं है। जब रेंज बढ़ रहा होगा तो हाइट कम हो रही है, इसीलिए तो 45 डिग्री पे आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम है, बट 45 डिग्री पे आपका हाइट मैक्सिमम नहीं है। देन
Yes, sir. Done. अब देखिए इसमें एक और चीज आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद फिर हम एक और डेरिवेशन इसमें आएगा जिसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो वो सब हम अब करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना ही। इस फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले बताए मैंने, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हो, रेंज का हो, हाइट का हो, जो भी फॉर्मूला आज डिस्कस किया गया है, इट इज एडवाइज टू यू टू रिमेंबर ऑल